बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे बेटा एक्सरसाइज नंबर 13.3 और आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 7। कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने इंश्योर किए हैं 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार के ड्राइवर हैं और 6000 ट्रक के ड्राइवर हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, अब इनका एक्सीडेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.01, 0.03 एंड 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास जो इवेंट हो चुका है जिसको हम ए बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, क्या संभावना है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी वो आपका E1 होता है। तो यहां लिखते हैं बेटा E1 क्या आ गया हमारे पास कि पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है, इज ए स्कूटर ड्राइवर। E2 में क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे देखो बेटा तीन तरह के ड्राइवर थे, स्कूटर, कार और ट्रक। E2 E3 में जो मर्जी लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो E2 में लिख लेते हैं बेटा पर्सन जो है वो कार ड्राइवर है, ठीक है। और E3 आ गया पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। अब आ गया ए, वो इवेंट जो इसमें हो चुका है। तो इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका है। इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एक्सीडेंट, ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब बंदा जो है स्कूटर ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर कितने मेरे पास? 2000 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 4 6 10 2 12000। प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये ऐसे 3 3 0 कैंसिल, तो बनेगा 1/6, ये भी कट जाएगा। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब बंदा जो है वो कार ड्राइवर है। कार ड्राइवर कितने हैं? 4000 डिवाइडेड बाय 12000, 3 0 कैंसिल, 3 से कट गया, तो 1/3। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, मतलब ट्रक ड्राइवर 6000 डिवाइडेड बाय 12000, ये 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो 1/2 आ गए, ठीक है। उसके बाद में आएगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ और वो पर्सन क्या था? स्कूटर ड्राइवर, मतलब इंश्योर्ड भी था, एक्सीडेंट हुआ इस बंदे का, वो बंदा क्या था? स्कूटर ड्राइवर, मतलब स्कूटर चलाने वाले का एक्सीडेंट हो गया। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01, तो 0.01 इसको लिख लेते हैं 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, क्या मतलब? एक्सीडेंट हुआ लेकिन कार ड्राइवर का 0.03, जिसका मतलब 3/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, एक्सीडेंट हुआ ट्रक ड्राइवर का, तो 0.15 और ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब चलते हैं आगे, फॉर्मूला लगाते हैं बेस थ्योरम का, E1/A। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा, थोड़ा रिकैप हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगी, साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, नेक्स्ट आएगा बेटा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब यहां पे डालेंगे वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल्स टू,
E1 की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है बेटा, 1/6 मल्टीप्लाई A अपॉन E1 कितना है, 1/100। ठीक है, डिवाइड में पहली टर्म तो सेम आएगी, प्लस फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3, यहाँ पे 1/100 नहीं 3/100 है। फिर आ गया प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और यहाँ पे आ गया बेटा 15/100। ठीक है, अब आप देखिएगा कैलकुलेशन आसानी से कैसे करेंगे। यहाँ देखो बेटा 1/100 1/100 1/100 100 सबके पास है, यहाँ भी क्या है 1/100, नीचे भी क्या 1/100, कॉमन लेते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कितना आसान हो गया सोल्यूशन। 1/6 यहाँ बचेगा 1/6 प्लस 1, ये 3 भी कट जाएगा और बचेगा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। इनका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर तो ऐसे रहेगा 1/6, ये एलसीएम कितना आ गया, 6 और 2 का 6 ही आएगा। 1 + 6 + 45, 6 भी कट गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इज इक्वल्स टू 1/52 और यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है लेकिन सोल्यूशन जो है बड़ा छोटा सा इसका। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, फैक्ट्री हैज 2 मशीन, एक फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं A और B। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम। मशीन ए ने कितनी आइटम प्रोड्यूस किए बेटा, 60%। मशीन बी जो है वो 40% आइटम्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। मशीन ए ने 2% डिफेक्टिव बनाए, मशीन बी ने 1% डिफेक्टिव बनाए। ऑल दी आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। सारी आइटम्स को एक जगह ढेर लगाया गया, रखा गया, कोई एक आइटम वहां से पकड़ी गई एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। वो आइटम क्या निकली, डिफेक्टिव। तो ये इवेंट हो चुका है ना, उसने आइटम वहां से एक आइटम उठाई और वो डिफेक्टिव निकली, ये इवेंट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। क्या संभावना कि वो मशीन बी ने बनाया था। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो आपका E1 होता है। तो यहाँ देखिए बेटा E1 क्या हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। ठीक है, E2 में क्या आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, 2 ही मशीनें थी। उसके अलावा ए कौन सा इवेंट हो चुका था बेटा कि जो आपकी आइटम थी वो डिफेक्टिव थी, है ना। यहां लिख लेते हैं प्रोडक्ट या फिर आइटम लिख लीजिए इज डिफेक्टिव। अब चलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब प्रोडक्ट जो है मशीन बी ने बनाया। तो मशीन बी कितने बनाती है बेटा, 40% ऑफ आइटम्स, तो 40/100। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मशीन ए कितनी बनाती है, 60%, 60/100। अब आगे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, मतलब डिफेक्टिव बना मशीन बी से। मशीन बी डिफेक्टिव कितने में आती है, 1%, तो 1/100। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2, इसका मतलब डिफेक्टिव मशीन ए कितनी डिफेक्टिव बनाती है, 2%, 2/100। अब चलते हैं बेटा बेस थ्योरम लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा, 40/100 मल्टीप्लाई 1/100, फिर डिवाइड में सेम यही उतरेगा, 40/100 1/100, फिर प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 60/100
और यहाँ पे आ गया 2/100। अब यहाँ पे देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए 100 इंटू 100 ऊपर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, यहाँ बच गया 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे आ गया 120। 60 इंटू 2 बन गया 40 और यहाँ पे आ गया 160, कैंसिल, 4 से कट जाएगा और 1/4। यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। दो ग्रुप है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, किस लिए बेटा, डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठ रहे हैं कॉर्पोरेशन की। The probabilities that the first and the second group will win are 0.6 and 0.4। पहला ग्रुप जीत जाए इसकी संभावना कितनी है, 0.6 और दूसरे ग्रुप की है 0.4। फर्दर अगर पहला ग्रुप जीत जाएगा तो वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। दूसरा ग्रुप जीतेगा और वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। क्या प्रोबेबिलिटी है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप। नया प्रोडक्ट तो इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन उसे सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी संभावना मुझे पूछी गई है। तो ट्रू इवेंट जिसको हम बोलते हैं ए, जो इवेंट हो चुका है, मतलब न्यू प्रोडक्ट वहां पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसको सेकंड ग्रुप ने किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पूछी गई है। E1 में क्या लिखेंगे बच्चों, क्या पूछा गया कि सेकंड ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब सेकंड ग्रुप जीत जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा सेकंड ग्रुप विंस। ठीक है, फिर आ गया E2, इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप विंस। मान लीजिए पहला ग्रुप जीत गया, वो आ गया E2 में आ जाएगा। ए देखो बेटा क्या है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब सेकंड ग्रुप जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.4 और फर्स्ट ग्रुप की कितनी है 0.6, तो ये आएगा 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब फर्स्ट ग्रुप जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, तो आएगा 6/10। फिर आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और वो भी सेकंड ग्रुप के द्वारा, तो सेकंड ग्रुप के द्वारा क्या प्रोबेबिलिटी है 0.3 मतलब 3/10। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट ग्रुप के द्वारा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7 मतलब 7/10। अब लगाएंगे बेटा फॉर्मूला बेस थ्योरम का, E1/A, पहले E1 की प्रोबेबिलिटी 4/10 मल्टीप्लाई 3/10, फिर डिवाइड 4/10, यहां पे 3/10 प्लस 6/10 और मल्टीप्लाई 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, अब यहां देखो बेटा 10 यहां भी है, यहां भी है, सभी में है, तो कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। ऊपर क्या बनेगा 12, यहां पे भी 12 और ये बन गया मेरे पास 7 6 42, 12 डिवाइडेड बाय 54 हो गया। ठीक है, अब इसको बेटा डिवाइड करते हैं, 6 से जाएगा, ये 27 से जाएगा, ये 3 9 3 2 और आंसर क्या आ गया 2/9। यही है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन समझिएगा कि है क्या। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाइस, मान लो किसी लड़की ने डाइस को फेंका। इफ शी गेट 5 और 6, उस डाइस पर अगर उसे 5 या 6 दिखा तो वो कॉइन को 3 बार टॉस करेगी, मतलब 3 बार उसको फेंकेगी। एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ हेड्स को नोट करेगी। आप भी बेटा इस तरह से जो मेन पॉइंट होते हैं उनको सर्कल करते जाइएगा।
इफ शी गेट्स, अगर उसको डाइस के ऊपर इनमें से कोई एक नंबर दिखा तो फिर क्या करेगी, वो कॉइन को एक ही बार टॉस करेगी, ठीक है, और फिर से क्या करेगी, नोट करेगी वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, हेड आया या फिर टेल आया। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, उसको सिर्फ एक ही हेड मिला है, ये इवेंट हो चुका है, तो ए आ गया मेरे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद दैट डाई। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है बेटा, कि उसको डाइस के ऊपर 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला या फिर 4 मिला, और इवेंट कौन सा हो चुका है, एग्जैक्टली वन हेड, ये उसको मिल चुका है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, पहले लिखेंगे E1, E1 में क्या आएगा, जो आपकी डाई है शोज 1 2 3 और 4। E2 में क्या आ जाएगा बेटा, कि आपकी जो डाइस है शोज उस पे 5 है या फिर 6 है, एक बार डाइस फेंकोगे, तो यही पॉसिबिलिटीज रहती है बेटा। अब यहां देखो बेटा, ए में क्या आएगा, एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड होना चाहिए। पहले मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं बेटा, अगर उसे 5 या 6 मिलता तो कॉइन को 3 बार फेंक, तो ये वाला इवेंट मुझे कॉइन के साथ जोड़ देना है। 3 बार कॉइन फेंकोगे, पहले 2 का बना लेते हैं, एच एच, एच टी, टी एच और फिर टी टी। फिर से लिखेंगे बेटा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। पहले इन सब के एंड में एच लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे टी लिख लेते हैं। अगर ये नंबर मिले तो फिर कॉइन को एक ही बार टॉस करना है, हेड टेल। अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 का मतलब डाइस के ऊपर इनमें से कोई एक नंबर है, तो कितने नंबर है बेटा, 4, टोटल कितने हैं, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब 5 और 6 आई, नंबर कितने हैं, 2, टोटल कितने होते हैं, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, ए का मतलब एक हेड आया और E1 का मतलब डाइस ने 1 2 3 4 शो किया। अगर बेटा डाइस के ऊपर 1 2 3 या 4 आए तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2, क्योंकि एक ही कॉइन टॉस किया, उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब यहां पे क्या होगा बेटा, एक हेड आएगा लेकिन डाइस के ऊपर 5 या 6 आया, अगर 5 या 6 आए तो एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहां देखो बेटा, 3 कॉइन टॉस किया ना, एक हेड कहां आ रहा है, 1 2 3, फिर क्या आएगा, 3/8 आएगा। अब चलते हैं बेस थ्योरम के फॉर्मूले पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो 4/6, फिर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 1/2, फिर चलेंगे डिवाइड में, 4/6 1/2 प्लस 2/6 और फिर ये बन गया मेरे पास 3/8, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, 6 मुझे हर जगह दिख रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन देखिएगा बेटा कि एग्जाम में इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। 6 मुझे सभी के नीचे दिख रहा है, तो 6 मैं यहां से हटा देता हूं, क्या बनेगा, ये 2 से कैंसिल, ऊपर 2 हो गया, ये 6 हट गया, ये भी 2 से कैंसिल, 2 हो गया, 6 हट गया बेटा, ये 4 से कैंसिल, तो बचेगा 3/4। आप देख सकते हो बेटा, एक स्टेप करने से, कॉमन लेने से ये मेरे पास रह गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आराम से एलसीएम लेंगे बेटा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, डिवाइड में क्या आ गया 4, इसको ऊपर भेज देंगे, 2/11 मल्टीप्लाई 4/1, तो बन गया बेटा 8/11, और यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर A B एंड C, 3 ऑपरेटर है मशीन के बेटा। पहला ऑपरेटर जो A है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, दूसरा ऑपरेटर B ये बनाता है बेटा 5% और C बनाता है 7%।
ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, ये ए जो है वो इतने टाइम के लिए मशीन चलाता है, बी जो है वो 30% के लिए चलाता है, और सी जो है इतने टाइम के लिए मशीन को चलाता है। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो ये इवेंट हो चुका है कि एक डिफेक्टिव आइटम बन चुकी है, ठीक है। तो ये मेरे पास ए आ जाएगा, ये पूरे का पूरा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको ए ने बनाया हो, ठीक। अब यहां देखो बेटा, E1 इसमें क्या आ जाएगा कि जो डिफेक्टिव आइटम है या फिर आइटम है इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। E2 और E3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑपरेटर थे, अब इन दोनों में जो मर्जी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। E3 आ गया आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय सी, हो गए 3। अब ए क्या था कि डिफेक्टिव आइटम बना हुआ, एक डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। ये सारा डेटा मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब यहां देखो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 का मतलब ए ने आइटम बनाई है, ए जो है वो कितनी देर तक काम करता है, 50%, है ना। तो ये आ गया बेटा 50 डिवाइडेड बाय 100% था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये कितना है 30% और सी का है 20%, ये आ गया 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये आ गया 20/100। नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब डिफेक्टिव आइटम तो बनी लेकिन उसको किसने बनाया, ए ने, और ए कितनी डिफेक्टिव बनाता है बेटा, 1%, मतलब 1/100। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, उसको बी कितनी बनाता है, 5%। और फिर आ गया बेटा A/E3, मतलब डिफेक्टिव तो बनाया लेकिन किसने बनाया, सी ने, वो कितना था, 7%। अब चलते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, यहां मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्या आएगा बेटा, 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/100, फिर डिवाइड में 50/100 मल्टीप्लाई 1/100, ये तो सेम आएगा, प्लस नेक्स्ट देखो बेटा 30/100, ये आएगा 30/100 मल्टीप्लाई 5/100, फिर आएगा प्लस 20/100 और 7/100, 20/100 और यहाँ पे 7/100, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल्स टू 200, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा बेटा, 50, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 50 प्लस 150 और फिर आ गया बेटा 140। तो आप देख सकते हो बेटा, छोटा सा स्टेप ऐड करने से कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाती है। अदरवाइज अगर आप इसको काट कर सॉल्व करोगे तो बड़ा लेंथी काम निकल जाता है। ये बन गया बेटा 50। अब यहां देखो 150 और 50 200, ये बन गया 340, जीरो भी कट जाएगा और 5 डिवाइडेड बाय 34, आसानी से आपका आंसर भी आ गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। हुआ क्या बेटा, टोटल कार्ड थे 52, उसमें से एक कार्ड खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब पीछे कार्ड बच गए बेटा 51, उसमें से 2 कार्ड निकाले गए और दोनों के दोनों डायमंड के निकले। ये इवेंट हो चुका है, 2 कार्ड निकाले, दोनों डायमंड के निकले। ये ए आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट कार्ड
बीइंग ए डायमंड। क्या संभावना है कि जो कार्ड खो चुका था वो डायमंड का हो। ठीक है, अब यहां देखिएगा बेटा, E1 इसमें क्या आएगा कि जो कार्ड खो चुका है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यही फाइंड करना मुझे। तो E2 में क्या आएगा, जो कार्ड खोया हुआ है वो डायमंड का नहीं है, लॉस्ट कार्ड CARD कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, फिर आ गया ए में क्या है कि दोनों कार्ड जो है वो डायमंड के निकले, है ना, बोथ कार्ड्स आर डायमंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब यहां देखोगे बच्चों, E1 का मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड का कार्ड खो चुका है। ठीक है, अब डायमंड के कार्ड कितने होते हैं मेरे पास, 13 डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुकना है यार, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां देखो बच्चों, E1 मतलब डायमंड के कार्ड कितने होते हैं मेरे पास, 13, टोटल कितने होते हैं 52, बन जाएगा 1/4। फिर यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब डायमंड का कार्ड नहीं है तो कितने होंगे वो 39 डिवाइडेड बाय 52, 13 से कटेंगे ये 3 और ये क्या आ गया 4। अब यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका मतलब समझिएगा, ए का मतलब बोथ कार्ड्स आर डायमंड एंड लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मतलब डायमंड का कार्ड खो चुका है और जो दो कार्ड निकाले वो भी किसके निकले हैं, डायमंड के। अगर डायमंड का कार्ड खो चुका है, मेरे पास 13 थे, अब कितने रह गए बेटा 12, उसमें से निकाले 2, टोटल कितने रह गए हैं 51, तो उसमें से भी कितने निकलेंगे बेटा 2। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। अब यहां देखते हैं ना बेटा सिंप्लीफिकेशन, 12 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, 2 फैक्टोरियल, 12 में से 2 गया तो 10 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो बेटा 51 फैक्टोरियल, फिर कितना आया 2 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 तो बन गया 49 का फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल तो यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 12 को खोलेंगे बेटा, 12 11 10 फैक्टोरियल, इधर भी 10 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड वाली लाइन 51 50 49 का फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 49 का फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा 12 मल्टीप्लाई 11 और फिर आ गया 51 मल्टीप्लाई 50। अब आगे यहां देखो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, याद रखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मेन है, इसको मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप देखते जाना मैं कैसे इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगा। ए का मतलब दोनों कार्ड जो निकले वो डायमंड के और जो कार्ड खो चुका था वो डायमंड का नहीं है, तो मतलब डायमंड के मेरे पास अब 13 कार्ड है, तो आएगा बेटा 13, उसमें से 2 निकालने हैं। ए कार्ड तो खो चुका है बेटा, तो टोटल में हमेशा क्या रहेगा 51 C2। यहां देखिएगा बेटा फॉर्मूला लगाऊंगा तो 13 फैक्टोरियल, फिर 2 आ गया, 13 में से 2 गया तो 11 फैक्टोरियल। यहां चलेंगे 51 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 करूंगा तो 49 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो चुके हैं। अब यहां देखना बेटा, ये बन गया 13, फिर आ गया 12 11 फैक्टोरियल, यहां पे भी 11 फैक्टोरियल, फिर डिवाइड में 51 50 49 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 49 फैक्टोरियल, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो पीछे क्या रह गया 13, यहाँ पे 12 और ये आ गया 51 और यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वैसे रखूंगा। अब आप देखना बेटा फाइनल आंसर कैसे लेके आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। पहले E1 की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 1/4 मल्टीप्लाई A/E1 कितना है 12 11 और फिर यहाँ पे 51 और साथ में 50,
डिवाइड पहले तो सेम ऐसे आएगा बच्चों, 12, 11, 51 और यहाँ पे 50, फिर आ गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/4। अब यहां देखो बेटा A अपॉन E2 13, 12, 51 और यहाँ पे 50। अब यहाँ पर देखना बच्चों, यहीं पे बच्चे फंसते हैं बेटा कैलकुलेशन में। आप अगर ध्यान से देखो, ये 4, 51, 50, 4, 51, 50, 4, 51, 50, ये सारे का सारा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, यहां लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 11, यहां भी 12 मल्टीप्लाई 11 प्लस 12 मल्टीप्लाई 11, सॉरी यहाँ पे 13 और 12 है, यह आ गया 13 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 3। तो आप देख सकते हो बेटा, एक छोटा सा स्टेप करने से कैलकुलेशन खुद ब खुद कितनी आसान होगी, है ना। तो 12 को 11 से करेंगे तो 132 आएगा, यहां भी 132 आएगा, प्लस अब 13 को 12 से करेंगे 130 और 26 कितना हो गया 156, उसको हम 3 गुना कर देते हैं, 150 को 3 करेंगे 450 और 18 468, ठीक है। ये बन गया 132, 68 में 2 ऐड किए 470, 30 करूंगा 500 और ये आ गया 600। कट करेंगे बेटा 300, ये कट करूंगा 6 2 12, 66 आएगा। फिर कट कर लेते हैं इसको 100 से 22, 11 और ये आ गया 50। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 11 डिवाइडेड बाय 50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आता भी है, कैलकुलेशन मेन है, आपको मैंने बता दिया आसानी से कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही फॉलो करिएगा आराम से आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे और फिर इसका ऑप्शन टिक करेंगे। और जो भी क्वेश्चन करेंगे बेटा आपको वो एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ, क्या संभावना है कि ये जो बंदा ए है वो सच बोले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। एक क्वाइन फेंका गया और ए ने आके क्या बोला कि हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में वहां पे हेड था, मतलब उसने सच बोला है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले लिखते हैं E1। E1 में क्या आएगा कि क्वाइन के ऊपर हेड आया, क्वाइन शोज हेड। फिर आ गया E2, E2 में क्या आएगा, क्वाइन जो है शोज हेड नहीं है तो टेल आया होगा। फिर आ गया ए में क्या बेटा, उसने आके क्या बोला था, हेड आया ना, तो यहां पे देखो बेटा क्वाइन या फिर हेड अपीयर्स ऐसे लिख लेते हैं, हेड अपीयर्स, ये हेड अपीयर्स, ठीक है। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 का मतलब क्वाइन के ऊपर हेड आए 1/2, ए की क्वाइन फेंक है, E2 1/2 टेल आने की, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, मतलब हेड आया है और क्वाइन में सच में हेड आया था, मतलब उसने भी आके क्या बताया कि वहां पे क्या आया, हेड आया और क्वाइन के ऊपर सच में हेड था, तो मतलब उसने सच बोला है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 4/5। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, मतलब हेड आया है, ठीक है, बंदे ने आगे क्या रिपोर्ट किया कि हेड आया है लेकिन क्वाइन के ऊपर क्या था, टेल था, मतलब उसने झूठ बोला है, तो झूठ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। क्वेश्चन में दी नहीं थी लेकिन हम यहां से निकालेंगे बेटा, 5 में से 4 बार सच बोलता है तो फिर एक बार वो झूठ बोलता है। अब निकालेंगे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, पहले आएगा 1/2, फिर मल्टीप्लाई 4/5 डिवाइड में 1/2, 4/5 प्लस 1/2 और 1/5। आप देखो बेटा ये 2 5 2 5 2 5 सभी में था, कट हो जाएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आ गया 4 + 1, तो बन गया 4/5। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे, इसको भी समझिएगा। बोला गया ए और बी दो सेट है,
या दो इवेंट है सच दैट ए इज सबसेट बी, ए जो है वो बी का सबसेट है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। अब यहां देखो बेटा, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में। तो अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए। वो कैसे है यहाँ पे देखना, ए के सारे नंबर कहाँ है, बी में। मैं जब दोनों में से कॉमन नंबर निकालूंगा, इसमें भी ए के नंबर है, इसमें भी ए के नंबर है, यहाँ ए के नंबर है और उसके अंदर भी क्या है, ए के नंबर, तो कॉमन भी क्या आएंगे, फिर ए के नंबर आएंगे, इसलिए क्या आएगा आंसर ए। अब यहां देखो बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ऊपर होता है बेटा इंटरसेक्शन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका आंसर क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का ए, तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहां देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मुझे पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में होती है ना, 0 तो होगी नहीं इसकी, 0 से बड़ी होगी और मैक्सिमम 1। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 लिख के चलता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर 1 ले लूं, यहां पे अगर 1 डाल दूंगा तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इससे बड़ी वैल्यू मैं डाल नहीं सकता, इससे बड़ी वैल्यू मैं डाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो फिर इसके आंसर जो है इससे बड़ा आएगा नहीं, तो मतलब मैक्सिमम ये किसके बराबर आ सकता है, ए के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर। आगे देखो बेटा, अब इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है ना, ऐसे ऐसी होती है। इक्वल्स टू का साइन लूंगा क्योंकि यहाँ पे साफ मना था कि 0 के बराबर नहीं लेनी है। अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू करूंगा तो फिर ये आंसर जो है ये बढ़ता जाएगा, 1 से ज्यादा वैल्यू डालता तो कम होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो बेटा क्या साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने बी की वैल्यू जो है मैक्सिमम 1 है, अगर वो डालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आंसर आया, इसके बराबर आएगा, अगर कम करूंगा तो आंसर इससे बढ़ता जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन का साइन। तो कुल मिला के बेटा आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी है, इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग आंसर टाइप बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।